हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैटरी। बच्चों, हम लोग को दो टॉपिक डिस्कस करना था, एक तो बैटरी और एक हो गया कोर्सन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो बैटरी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर में इंडिविजुअली डेडिकेट करना चाहूँगा कोरोजन के लिए, कि कोरोजन भी एक अच्छा छोटा सा टॉपिक है। वो बड़ा सा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का टॉपिक होगा हार्डली। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे बैटरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बैटरी है क्या? तो बच्चों, बैटरी के बारे में बता दूं, बैटरी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो सेल होते हैं, गैलोनिक सेल होते हैं, उनके सीरीज कनेक्शन को हम लोग बैटरी कहते हैं। जैसे तुम लोग सुनते होगे टू सेल टॉर्च, जैसे टॉर्च होता है जिसमें दो सेल लगे होते हैं। किसी टॉर्च में आपको 3 सेल लगे दिखेंगे। जैसे आपको पता हो, अगर आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हो तो टॉर्च में आप देखते होंगे इस तरह से पैनल होता है, जहाँ पे इस तरह से एक सेल इसी के नीचे लगा रहता है, दूसरा सेल। तो ये एक बैटरी का सीरीज कनेक्शन है। एक बैटरी का क्या है? सीरीज कनेक्शन है। दो सेल का ये सीरीज कनेक्शन है, जो कि ये बैटरी है। ये बैटरी है, किसका है? 2 सेल्स का है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे 3 सेल लगा दें, हम लोग 3 सेल लगा दें तो ये 3 सेल्स का बैटरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कौन सा कनेक्शन है? दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? सीरीज कनेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज बेसिकली बैटरी इज। तो बैटरी इज अ सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर गैलोनिक सेल्स। गैलोनिक सेल यू नो बेटर। गैलोनिक सेल क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हो, फॉलोड बाय द केमिकल फिनोमेना, फॉलोड बाय द केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है। तो बैटरी डिफाइन करना चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ए बैटरी इज अ series connection of 2 or more galvanic cell। दो या दो से ज़्यादा गैलोनिक सेल्स का जो सीरीज कनेक्शन होता है बच्चों, उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बना दूं गैलोनिक सेल में बना दूं। जैसे मान लो इसको मैं कह दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैंने कह दिया नेगेटिव टर्मिनल। एक गैलोनिक सेल और बना दूं, इसको मैंने कह दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैंने कह दिया नेगेटिव टर्मिनल। एक और ले लेता हूं बच्चों, इसको मैंने कह दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैंने कह दिया नेगेटिव टर्मिनल। अब इन्हीं का जो क्या होगा? सीरीज कनेक्शन। तो प्लस को माइनस से जोड़ना है। तो ये जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, है ना? ये क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ये सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन जो होता है, दिस इज कॉल्ड बैटरी। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हो यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड बैटरी। और इस बैटरी बच्चों कितने गैलोनिक सेल मैंने इस्तेमाल किए हैं? 3 गैलोनिक सेल। अगर इसमें एक और लगा दे तो 4 गैलोनिक सेल्स का बैटरी हो जाएगा। अगर इसमें एक हटा दिया जाए तो ये 2 गैलोनिक सेल्स के बैटरी हो जाएंगे। तो व्हाट इज बैटरी बेसिकली? बैटरी क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा गैलोनिक सेल्स का जो सीरीज कनेक्शन बच्चों हम लोग करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है, अब एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है बच्चों, 12th में एक क्वेश्चन आता है, What are the properties of
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमर्शियल बैटरी। कॉमर्शियल बैटरी जो बाजार में मिलते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बैटरी। तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये हो जाती है, इट शुड बी स्मॉल। अगर बैटरी छोटा हो तो अच्छा है, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी लाइट। अगर ये हल्के वजन का है तो अच्छी बात है, कॉमर्शियल बैटरी हल्का होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, इट शुड बी रिचार्जेबल। इसको दोबारा अगर रिचार्ज कर पाए तो वो भी अच्छी बात है। दूसरा हो जाता है, इट शुड नॉट फ्लक्चुएट इट्स वोल्टेज। मीन्स इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इसका कोई लाइफ है, मान लो किसी बैटरी की लाइफ है, उस पूरे लाइफ स्पैन के दौरान अगर वो 0.5 वोल्ट ही प्रोवाइड करता है तो थ्रू आउट ये 0.5 देता रहे। ऐसा नहीं कि जब वो बैटरी नया रहे तो वो 0.5 वोल्ट दे और जैसे जैसे वो पुराना होता जाए तो 0.4, 0.3, 0.2 होने लगे। तो वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस ऑफ वोल्टेज जो होता है वो एक अच्छे बैटरी की प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती है। पूरी लाइफ अगर बैटरी एक वोल्टेज प्रोवाइड कराता है देन दिस इज कॉल्ड अ गुड कमर्शियल बैटरी। ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कहा मैंने, एक तो स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, रिचार्जेबल होना चाहिए, फ्लक्चुएशन वोल्टेज का नहीं होना चाहिए, और क्या कह सकते हैं, इट शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग लाइफ, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं किसके लिए, कॉमर्शियल बैटरी के 5 प्रॉपर्टीज, स्मॉल, लाइट, रिचार्जेबल, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए और ड्यूरेबल, ठीक है। अब अपने को पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें हम लोग को जो सिलेबस है बैटरी का वो क्या है, तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 तरह के बैटरी का अध्ययन करते हैं। 3 तरह, एक में हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सेल कहते हैं एक को, एक कैटेगरी का नाम है प्राइमरी सेल, दूसरे का नाम है सेकेंडरी सेल और तीसरे का नाम है बच्चों फ्यूएल सेल, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास कितने तरह का बैटरी पढ़ना है अपने को, एक तो प्राइमरी सेल पढ़ना है, एक सेकेंडरी सेल पढ़ना है और एक फ्यूएल सेल पढ़ना है। प्राइमरी सेल क्या होता है, तो प्राइमरी सेल को कहते हैं जिसको वन टाइम यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। सेकेंडरी सेल कहने का मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग रिचार्ज कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिचार्जेबल, मीन्स सेकेंडरी सेल। और फ्यूएल सेल में हम लोग फ्यूएल्स का हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के दौरान या फिर उसको हम लोग उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूएल सेल में क्या होता है, फ्यूएल्स होते हैं जैसे मान लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग फ्यूएल सेल से प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पे फ्यूएल के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ETC, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को कौन सा प्राइमरी सेल पढ़ना है, तो हम लोग को जो पहला प्राइमरी सेल पढ़ना है दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल। ड्राई सेल और उसके बाद हम लोग पर ड्राई सेल को कहीं कहीं पर हम लोग लैक्लेंचे सेल भी कहते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है। लैक्लेंचे सेल इज अ
ओल्ड वर्जन एंड ड्राई सेल इज द न्यू वर्जन, ठीक है। लेक्लेंचे सेल थोड़ा सा हैवी होता है, ड्राई सेल हल्का होता है। लेक्लेंचे सेल अबाउट 1 kg के आसपास होता है, ड्राई सेल देखते हो छोटा छोटा 100 ग्राम के आसपास तक का होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ड्राई सेल और लेक्लेंचे सेल का जो बेसिक जो रिएक्शन बेस्ड मेथड है वो दोनों का सेम है। केमिकल फिनोमेना का जो नेचर है वो सेम है, जो स्ट्रक्चर फिनोमेना है वो भी सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा बस एडवांसमेंट का डिफरेंस है। ड्राई सेल इज मोर एडवांस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसमें एक तो हम लोग को ड्राई सेल पढ़ना है और एक हम लोग को मर्क्यूरी सेल पढ़ना है, जिसको एचजी सेल भी कहते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी सेल में अपने को सबसे पहले पढ़ना है, उसमें हम लोग पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी, LEAD, लेड स्टोरेज बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस जो अरेंजमेंट होगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का, उसमें काफ़ी सारे गैल्वेनिक सेल्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे, यानी काफ़ी सारा प्लस माइनस का इलेक्ट्रोड इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। चलो, इसमें जो दूसरा हम लोग के सिलेबस में है जो हम लोग को पढ़ना है वो निकल कैडमियम सेल, निकल Ni और कैडमियम बोले तो CD, निकल कैडमियम सेल को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक और एडिशन सेल है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, IIT एडवांस में पूछा गया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन था। तो हम लोग को बेसिकली अभी NCERT में लेड स्टोरेज बैटरी है और निकल कैडमियम सेल है। वो जो IIT वाला क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, जिसमें एडिशन सेल के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और इसके बाद है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में जो हम लोग के रेंज में है, जो हम लोग को पढ़ना है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल H2O2 फ्यूल सेल का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोगों ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम नासा के द्वारा जो किया गया था उसमें किया गया था। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कहाँ पे, फ्यूल सेल में। तो हम लोगों को टोटल चीज़ पढ़ना कितना है, तो टोटल अपने पास 5 टॉपिक हो गए। एक तो अपने को ड्राई सेल पढ़ना है, फिर मर्करी सेल हम लोग पढ़ लेंगे, फिर लेड स्टोरेज सेल बैटरी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग निकल कैडमियम सेल पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग H2O2 फ्यूल सेल पढ़ लेंगे। और साथ साथ हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जो कि पिछले जेई के पेपर में आया हुआ है, जिससे कि पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह के बैटरी से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से काफ़ी रिलेशन है, तो हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन सारे सेल्स को एक एक करके इंडिविजुअली और फिर डिस्कस करेंगे इसके अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। तो पहले इसको नोट किया जाए। हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेल क्या होता है। अपने को 3 सेल पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले प्राइमरी सेल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होगा जो लाइफ में एक बार ही यूज होगा, उसको दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी ये सेल हैं वो गैल्वेनिक सेल है, ऑब्वियस है, तो उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होंगे, और जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे ये वंस इन अ लाइफ होंगे, उसको दोबारा हम लोग नहीं करा सकते हैं। वंस इट इज डिस्चार्ज इट विल बी डेड, इट्स वोल्टेज विल ड्रॉप टू 0। ओके गाइस, तो हम लोग क्या कह सकते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। सबसे पहले ये क्या हो गया, ये गैल्वेनिक सेल होगा। गैल्वेनिक सेल का क्या होगा, सीरीज होगा, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। दूसरा, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, once in a life, and after this it will be discharged, it will be discharged।
जब तो एक बार डिस्चार्ज हो गया उसके फिर आप दोबारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करा सकते। तो कहने क्या मतलब है, रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही हो सकता है, और एक बार अगर होकर रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद अगर प्रोसेस डिस्चार्ज की तरफ मूव कर गया और तुम्हारा सेल अगर डिस्चार्ज कर गया तो आप इससे फर्दर दोबारा आफ्टर डिस्चार्ज ये रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। दैट इज सेल विल डेड, सेल विल डेड, कंप्लीट डेड हो जाएगा, आपको इसे फेंकना पड़ेगा। एंड वोल्टेज विल ड्रॉप्स टू जीरो, एंड वोल्टेज विल ड्रॉप्स टू जीरो, ड्रॉप टू जीरो, सॉरी, वोल्टेज विल ड्रॉप टू जीरो। तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, प्राइमरी सेल का क्या हो गया, ये तो गैल्वेनिक सीरीज है, कनेक्ट सीरीज, गैल्वेनिक सेल का सीरीज तो होना ही है, रिडॉक्स रिएक्शन तो होना ही है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है तो रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। और डिस्चार्ज होने तक जितना रिडॉक्स रिएक्शन होना हो लो भाई, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर फर्दर उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सो मैंने लिखा वंस इन ए लाइफ, इट इज नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल होगा, इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। वन इट इज डिस्चार्ज, इट कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, इट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के बारे में अगर कोई तुमसे एक बात बोले बताओ, तो भैया एक ही बात है कि आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। वन इट इज डेड, डेड, इट कांट बी रिचार्ज अगेन। एक बार वोल्टेज जीरो ड्रॉप कर गया तो दोबारा आप इसके वोल्टेज को राइज नहीं कर सकते हो, वो कंप्लीटली डेड हो जाता है। इसमें अपने को दो पढ़ना है, मैंने बताया था। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी सेल का पहला ड्राई सेल, और दूसरा हो गया मर्क्यूरी सेल। हम लोग देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई सेल की। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल को हम लोग लेक्लेंचे सेल भी कहते हैं। लेक्लेंचे सेल भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, इसको तुम ओल्ड वर्जन कह सकते हो, और ये ड्राई सेल थोड़ा सा न्यू वर्जन है, एडवांस वर्जन कह सकते हो, न्यू वर्जन कह सकते हो। ये लाइट इन वेट होता है, वेरी लाइट, वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, एंड पोर्टेबल, और पोर्टेबल भी होता है, ठीक है। जबकि लेक्लेंचे सेल के बारे में बात करूं, नॉट वेरी लाइट, अबाउट अ केजी, करीब करीब 1 किलोग्राम के आसपास का इसका वजन हो जाता है। नॉट वेरी लाइट, बहुत हल्का तो नहीं होता है, एंड नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल भी नहीं होता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई लेक्लेंचे सेल और ड्राई सेल में क्या कोई डिफरेंस है क्या, अगर हम मीनवाइल कोई बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट लेक्लेंचे सेल और ड्राई सेल के बीच में हम एक डिफरेंस बता सकते हैं क्या, कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा हैवी होता है, जिसके कारण ये पोर्टेबल नहीं हो पाता है, इजीली पोर्टेबल नहीं है। जबकि इसका साइज छोटा होता है, करीब 100 ग्राम के आसपास, अबाउट 100 ग्राम, अबाउट 100 ग्राम या उससे भी कम हो सकता है। और लेक्लेंचे सेल जो होता है अबाउट 700 ग्राम के आसपास चला जाता है, तो काफ़ी हैवी हो जाता है ये सेल जो है। तो ओल्ड वर्जन लेक्लेंचे सेल का जो ओल्ड वर्जन है, जिसको तुम कह रहे हो, जिसे हम लोग कह रहे हैं लेक्लेंचे सेल ओल्ड वर्जन है, उसी के फंक्शनिंग पे ड्राई सेल बनाया गया है, सो दैट इट इज कॉल्ड न्यू वर्जन। और दोनों एक दूसरे का तुम मीनवाइल कह सकते हो एक ही चीज है, ठीक है, बस पोर्टेबिलिटी का डिफरेंस है। कोई अगर ये इंसिस्ट करे कि क्या ड्राई सेल ही लेक्लेंचे सेल है, बोले कि नहीं, लेक्लेंचे सेल अलग है और ड्राई सेल अलग कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर का जो केमिकल फिनोमेना है वो एक ही है, इसलिए हम लोग ड्राई सेल और लैग्रैन्जे सेल एक साथ ही डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। आप लोग कंस्ट्रक्शंस बोर्ड में आता है, बोर्ड में कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो देखें जरा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये ग्रेफाइट का रॉड होता है, तो देखो जरा इस कंस्ट्रक्शन को, इसमें क्या मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें बीच में देखो बच्चों एक मैंने ग्रेफाइट रॉड लिया है, इसके चारों तरफ देखो एक पोरस पेपर लाइनिंग है, जिससे कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो सके आयंस का। और ये जो आउटर जो लेयर है, दिस इज आउटर लेयर ऑफ जिंक, जो एनोड के से काम करता है, और इनर लेयर पोरस पेपर लाइनिंग है। और दोनों के बीच में देखो यहाँ पे मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड रखा गया है और जिंक क्लोराइड। मॉइस्ट इसलिए जिससे कि आयन का ट्रांजिशन आसानी से हो पाए। और यहां पे देखो ग्रेफाइट के अराउंड मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 अलॉन्ग विथ कार्बन ब्लैक, कार्बन का डस्ट रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग देखे भी होगे जो मार्केट में जो बैटरी मिलती है, जो सेल मिलती है, उसको तुम बीच से तोड़ को देखो तो तुम्हें इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। बाहर से तुम्हें जिंक का कंटेनर मिलेगा, उसको हटाओगे तो उसके अंदर तुम्हें ब्लैक कलर के तुम्हें मटेरियल्स मिलेंगे। व्हाट इज दैट? दिस इज MnO2 अलॉन्ग विथ कार्बन ब्लैक। ये रहा कंस्ट्रक्शन किसका? ड्राई सेल का। अब बात उठती है कि इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम देखें रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन क्या होता है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन यहां पे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जिंक कंटेनर है, एट एनोड कैसा बिहेव कर रहा है, तो एट एनोड क्या होने वाला है। देखो भाई याद रखोगे, बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन होगा कि ड्राई सेल में या लैग्रैन्जे सेल के एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, या फिर ड्राई सेल के कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, या फिर ड्राई सेल का नेट रिएक्शन क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए ये याद रखेंगे, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी सेल का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सारे का। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बारी उठती है एट एनोड के जगह पे एट कैथोड। अब क्या हो रहा है, एट कैथोड कौन सा रिएक्शन हो रहा है, देखो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। कैथोड की जगह पे मेरा क्या है, कैथोड इसका कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के चारों तरफ कौन है, मैग्नीज ऑक्साइड। और यहाँ पे पोरस पेपर लाइनिंग है, तो अमोनियम यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस अमोनियम आयन। मॉइस्ट लेने का मकसद ही था, मॉइस्ट लेने का क्या मकसद है कि जो सॉल्ट है उसके आयंस मिल जाए। मॉइस्ट लेने का क्या मकसद है बच्चों, कि आपको आयंस, फ्री आयंस मिल जाए, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, MnO2 प्लस अमोनियम आयन गिव्स, ये क्या दे देगा, MnOOH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और इसके साथ अमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाएगा, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा और ये अमोनिया गैस निकलने लगेगा, जो कि बड़ा ही डेंजरस है। देखो भाई ध्यान देके, ये क्या होगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब अमोनिया गैस का फॉर्मेशन अगर कंटिन्यूअस होता चला गया ना, तो बैटरी कैन एक्सप्लोड, बैटरी फट सकता है, बैटरी धीरे धीरे फूलने लगेगा और फाइनली वो ब्लास्ट भी कर सकता है और उसमें रप्चर भी हो सकता है, क्रैक भी आ सकता है।
तो इस अमोनिया गैस को बांधने के लिए या उसको सॉलिडिफाई करने के लिए अपने पास जिंक Cl2 का इस्तेमाल किया गया है, ZnCl2 का। तो एक क्वेश्चन बनता है बड़ा जबरदस्त कि व्हाई वी यूज जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। तो इन ड्राई सेल वी यूज जिंक क्लोराइड टू सॉलिडिफाई दिस अमोनिया इनटू इट्स सॉल्ट या इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन हो जाएगा यहां पे, जो कि याद रखने वाला है। वो क्या है कि जो अगर ये अमोनिया कंटिन्यूअस गैस के फॉर्म में निकलता रह गया तो अपना जो बैटरी है वो ब्लास्ट कर सकता है, ड्राई सेल रप्चर हो सकता है, स्वेल कर सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो तो वहां पे क्या मिलाया गया है, जिंक के क्लोराइड। और जिंक का क्लोराइड मीन सॉल्ट, जिंक का सॉल्ट। और जिंक का सॉल्ट इसका मतलब ये मॉइस्ट फॉर्म में है तो बन गए जिंक के आयन। तो जिंक के आयन जो है अमोनिया के साथ मिलके जिंक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ZnNH3 NH3 प्लस 2। ठीक है, तो यहां देखो टेट्रा अमोनियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त सा इंपॉर्टेंट सा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोगों ने ड्राई सेल में इस्तेमाल किया है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल टू व्हाट, टू सॉलिडिफाई अमोनिया गैस। क्योंकि गैस अगर कंटिन्यूअस निकलता रह गया तो इट कैन ब्लास्ट, इट कैन रप्चर द सेल। ओके, अब कर देते हैं हम लोग नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेट रिएक्शन, अगर मान लो हम नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन क्या होने वाला है। तो हम लोग नेट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होने का, नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा। देखो मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो हो गया मेरा चार्ज भी बैलेंस। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस हो गए न्यूट्रल। यहाँ पे देखो यहाँ भी न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो लॉस गेन को बराबर करना होगा। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बच्चों किससे, 2 से, तभी तो लॉस गेन बराबर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2 से। ऐसा हम लोगों ने किया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इसको ये काट सकते हैं हम लोग। तो नेट रिएक्शन में अपने को क्या मिल जाएगा, देखो तो नेट रिएक्शन में आपको मिल जाएंगे जिंक। यही तो क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाट इज द नेट रिएक्शन इन ड्राई सेल, व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड इन ड्राई सेल, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड इन ड्राई सेल। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट कुड बी 2MnO2 ना, अब प्लस 2 अमोनियम गिब्स। यहां क्या हो जाएगा, जिंक से तो हम लोगों ने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो Zn+2। और यहां क्या हो गए, यहां से 2 मल्टीप्लीकेशन है तो 2MnOOH, अब प्लस क्या हो गया 2 अमोनिया गैस। और यही अमोनिया गैस कहां आ जाएगा, वो यहां आकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक प्रिवेंशन वाली बात है। और जेईई मेन का क्वेश्चन या फिर जो भी नीट का क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका रोल क्या है, क्योंकि ये सब बातें जनरली लोगों को दिमाग में नहीं रहती हैं या इस पर केयर नहीं करते हैं। उन लोगों को रट लेना है, रट लेने के बाद क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन बनाना संभव नहीं हो पाता। एट ए टाइम आप इस पर सोच नहीं सकते हैं। फिर जहां तक हम बात है इसके ईएमएफ की, कितना ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है तो भी याद रखें। तो ईएमएफ जनरली जो ड्राई सेल के द्वारा पाया जाता है, दिस इज अबाउट 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक पाया जाता है। ये यानी कि इतने वोल्ट तक का आपको ड्राई सेल मार्केट में मिल जाएगा। रही बात इसका कौन कौन सा कहां कहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूसेज की बात करें तो देखते हो कि टॉर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहां से कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो जो होता है
ट्रांजिस्टर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह क्लॉक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वेरियस यूजेस हैं, ठीक है। तो खास तौर पे क्या आपको आता है, ये जो है ना रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है कौन सा रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, और फिर दूसरा याद रखना है कौन सा रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, फिर दिमाग में रखना है कौन सा रिएक्शन, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर कौन सा, अमोनिया का सॉलिडिफाई वाला रिएक्शन। इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन अब आजकल नहीं आते हैं, बस दिमाग में रखने का है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लें, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लें, तो ड्राई सेल हम लोग का पहला प्राइमरी सेल था, हम लोग देख लेते हैं सेकंड, दिस इज मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल का आप लोगों को इस्तेमाल काफी जगह देखते हैं, रिस्ट वॉच, घड़ी जो आप पहनते हो, उस छोटे से जो बटन जैसी जो सेल होती है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी सेल, कह सकते हो आप उसको। फिर आपको हियरिंग एड्स जो होते हैं, कान में लगाने का जो मशीन होता है, उसमें लगाया जाता है। तो छोटे छोटे यंत्रों में मर्क्यूरी सेल का इस्तेमाल होता है। छोटा सा यंत्र है, पहले हम लोग इसे देख लें, कंस्ट्रक्शन देखें, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा। इस कंस्ट्रक्शन को देखो जरा, ये पूरा का पूरा अपना मर्क्यूरी सेल हो गया, ठीक है। और ये रहा अपना कंटेनर, ये रहा अपना कैथोड साइड जहाँ पे HgO का इस्तेमाल हमने किया है, और ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे KOH का इस्तेमाल किया है, और ये रहा एनोड, एनोड के साइड में हम लोगों ने जिंक मर्क्यूरी एमलगम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन। रिएक्शन में देखें सबसे पहले एट एनोड, तो सबसे पहले जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या मौजूद है, KOH। तो KOH ब्रेक करके क्या बना देगा, K प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो KOH का पेस्ट है, ऑब्वियसली मॉइस्ट फॉर्म में होगा, तो K प्लस प्लस OH माइनस हो जाएगा। यही OH माइनस जो होगा वो रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा, ठीक है। तो एट एनोड पे क्या होने वाला है, एट एनोड पे क्या होगा बच्चों, देखो जरा। तो एनोड पे अपने पास क्या है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम है, और साथ में ये आ जाएगा OH माइनस, तो यहां से रिएक्शन करके बन जाएगा ZnO, प्लस क्या बन जाएंगे, वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। मर्क्यूरी बस मीडियम कैसा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जिंक के साथ रहता है। तो जिंक को देखो, जिंक बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको कर दें अगर हम लोग, अगर मैं इसको कर दूँ 2H2O, तो हो जाएंगे यहाँ पे, इसको अगर मैं 4 कर दूँ, इलेक्ट्रॉन देखो बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, 1, 1, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 2 कर दिया। और हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ बैलेंस हो चुका है। जिंक 1 है, मर्क्यूरी की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन -2 है, यहाँ पे 2 कर दिया जाए, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये बात करते हैं हम लोग किस पे, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे क्या है अपने पास, HgO है, ये जो HgO है रिएक्ट कर जाएगा किससे, ये जो H2O और 2 इलेक्ट्रॉन है ये साथ आ जाएंगे,
और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यहाँ से Hg लिक्विड, मरकरी लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH माइनस। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, देखो Hg एक हो गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 कर दिया जाए, ऑक्सीजन भी आपको मिल जाएंगे 2, और इलेक्ट्रॉन अपना देखो बैलेंस भी हो गया है। अब यहाँ का नेट रिएक्शन देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस और गेन दोनों, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, दोनों इक्वलाइज हैं, काट सकते हैं नेट रिएक्शन में। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn एमलगम प्लस HgO प्लस, यहाँ देखो यहाँ वाटर है, वाटर भी कट जाने हैं, ठीक है, और OH भी कट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव्स ZnO प्लस Hg लिक्विड, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसका कंसंट्रेशन कभी घटे बढ़ेगा। देखो कोई भी दो, यहाँ पे जितना भी लॉस, यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रॉन जो भी आएंगे सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे, और जितना OH इसको चाहिए वो सारा का सारा OH HgO देने के लिए तैयार है। तो एक बार अगर OH माइनस का इस्तेमाल हो गया, एक बार बस रिएक्शन शुरू होने भर की देर है, उसके बाद ये ऑटो मोड में रिएक्शन जो होगा आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसके कारण होता क्या है, किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन घटता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से OH का इस्तेमाल किया जाएगा और धीरे धीरे KOH का कंसंट्रेशन गिर जाएगा तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कहते हैं OH एक बार इलेक्ट्रिसिटी बस जनरेट करने में स्टार्ट हो गया, उसके बाद जितना OH ये रिक्वायर्ड करेगा सारा का सारा ये प्रोड्यूस कर देगा। तो लॉस और गेन ऑफ OH माइनस इज ऑल्सो सेम इन this reaction. That's why the concentration remain constant in most of the cases, most of the species, so that the voltage throughout the life will be constant. तो इसके जो पूरा जो लाइफ के along जो इसका वोल्टेज होगा ये कांस्टेंट है। So it is one of the very good primary cell because its voltage does not fluctuate throughout its life. Okay, पूरे लाइफ के दौरान इसका जो वोल्टेज होगा उसमें फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना गेन OH माइनस का हो रहा है उतना ही वो फिर से प्रोड्यूस कर रहा है। लॉस और गेन ऑफ OH माइनस बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स सेम। दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पीशीज विल बी सेम। दैट्स व्हाई इट गिव्स a constant voltage, that is no fluctuation in the voltage. So it is one of the good cell, mercury cell, it is one of the good cell of the primary cell. तो हम लोग कह सकते हैं इसका EMF क्या हो जाएगा, EMF क्या हो जाएगा बच्चों इसका, दिस इज 1.35 वोल्ट, और गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज। ये क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, बिकॉज नो कंसंट्रेशन चेंज, नो कंसंट्रेशन चेंज no concentration change is observed, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे रिस्ट वॉच, जो हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच, इसका यूजेस हियरिंग एड्स में कह सकते हैं, ETC, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको रिएक्शन क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, मर्करी सेल में एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा, नेट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है क्या मर्करी सेल में क्या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें डिफरेंस नहीं आ पाते, क्योंकि एक बार रिएक्शन शुरू होने के लिए OH की जरूरत पड़ती है, फिर बाद में ये रिएक्शन ऑटो मोड में OH माइनस जनरेट करने लगता है। वंस रिएक्शन स्टार्टेड
OH माइनस का रिक्वायरमेंट फिर फर्दर QH से खत्म हो जाता है, फिर OH ऑटो मोड में प्रोड्यूस करता है, जितना लॉस, जितना ये गेन करता है फिर उतना ही फिर उसको वापस मिल जाता है। दैट्स वाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH माइनस बिकम सेम। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेल। तो देखें हम लोग सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। तो सेकंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोगों ने दो देखा, एक देखा हम लोगों ने ड्राई सेल और दूसरा देखा हम लोगों ने मर्करी सेल। अब लोग देख रहे हैं सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले सेकेंडरी सेल क्या है। तो सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल के बारे में बताया था जो वंस इन ए लाइफ एक बार काम करेगा फिर डेड हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इट इज रिचार्जेबल, इट इज रिचार्जेबल। रिचार्ज कैसे किया जाता है, बस करना क्या है कि जो आप उसको कैथोड एनोड जो आप कनेक्शन करके रखे होते हैं, करंट का जो मूवमेंट कराया जाता है वो एक्सटर्नल आप करंट प्रोवाइड करो उसको, अपोजिट। तो एक्सटर्नल अपोजिट करंट इसको प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, बाय पासिंग एक्सटर्नल opposite current it will recharge again। ठीक है, it will recharge again। एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो इसमें करना क्या है, इसको अपोजिट करके फिर से इसमें करंट हम लोग पास कराते हैं, तो रिएक्शन सारा रिवर्स कर जाता है, रिस्टोर कर जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, और फिर से वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया इट इज रिचार्जेबल, और दूसरा क्या हो गया, आपको क्या करना है, अपोजिट एक्सटर्नल करंट को प्रोवाइड कराना है जिससे कि रिचार्ज हो जाएगा। और इसमें दो मेन सेकेंडरी सेल हम लोग पढ़ना है हम लोगों को, इसमें टू मेन सेकेंडरी सेल्स अपने को पढ़ना है। पहला है जो हम लोग पहला देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग देखेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, या बैटरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है उसमें कितना आप प्लेट ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तो लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में तुम लोग इन्वर्टर के साथ इसको जोड़ के रखते हो। लेड स्टोरेज बैटरी इसमें H2SO4 रहता है, और ये निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, तुम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको नोट कर लीजिए। तुम लोग देख लेते हैं सबसे पहला लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग मैंने बताया कि इन्वर्टर में हम लोग ऐसा करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देख लें पहले। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग देखें, लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि हम लोग बताया था कि लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, जैसे इन्वर्टर में जो हम बैटरी लगाते हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। जरा कंस्ट्रक्शन देख लें, इससे कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, बड़ा ईजी से कंस्ट्रक्शन देखा जाए। इसमें देखो यहाँ पे लेड ग्रिड्स लगा हुआ है, लेड के प्लेट्स लगे होते हैं जिसमें स्पॉन्जी पीबी रखा रहता है, लेड स्पॉन्जी लेड रखा रहता है, और एक जो लेड यहाँ जो लेड ग्रिड्स है इसमें आपको PbO2 लेड ऑक्साइड रखा रहता है। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे सॉल्यूशन रखा जाता है, जो यहाँ पे कॉन्क H2SO4 रखा जाता है। ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन 38% होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो आप लोग लेड स्टोरेज बैटरी में जो आप H2SO4 लेते हैं उसका जो परसेंटेज होता है उसका कितना होता है, तो 38% बाय वेट होता है। ठीक है बच्चों, ये एक खास पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, परसेंटेज वाला।
ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस मैंने ऑलवेज कहा है कि रिएक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर जेई के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर नीट के स्टूडेंट हो, क्योंकि बोर्ड में भी स्टेट क्वेश्चन पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी का कौन सा रिएक्शन इसमें होता है। तो देखे जरा, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो एनोड देख लें। एनोड पे मैंने क्या कहा था, स्पॉन्जी पीबी है। तुम लोग देखे भी होगे, अगर बाय द वे कोई खराब ऑटोमोबाइल का वो बैटरी देखोगे, कोई बैटरा देखोगे, तो उसमें स्पॉन्जी पीबी होते हैं, थोड़ा सा स्पॉन्जी नेचर का होता है, स्पंज के ऐसा होता है लेड, तो वो तुम लोग देखे भी होगे। अगर बाय द वे तुमने कोई खड़ा बैटरा तुमने अगर देखा हो तो वो लेड होता है। तो यहीं पे लेड का जो रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन किससे हो जाएगा, SO4। जहां पे देखो 38% कॉन्क H2SO4 मैंने बोला है। कॉन्क H2SO4 इज ए काइंड ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, SO4 - 2 यहां पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पे लेड क्या होगा, यहां पे SO4 - 2 यहां पे इसको मिल जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा बच्चों, इससे बन जाएगा PbSO4, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर क्या अपने पास लेड ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड। अगेन यहां पे तुमको कौन सा मीडियम प्रोवाइडेड है, ऑब्वियस है ये प्लेट भी कहां रखा हुआ है, तो कॉन्क H2SO4 में ही रखा हुआ है। तो यहां भी कॉन्क H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी के साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो यहां पे H+ भी मौजूद होंगे, यहां पे H+ का भी इस्तेमाल हो जाएगा, H+ + SO4 - 2। और रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये तो PbSO4 ही होना है, और साथ में बच्चों क्या बन जाएगा, H+ है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बन जाएगा वाटर H2O। और अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम लोग चार्ज को देखें, चार्ज कितना हो जाएगा, देखो लेड यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, SO4 यहाँ पे ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया जाए बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 4H+। ठीक है, तो 4H+, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर हमको उधर न्यूट्रल करना है तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेट रिएक्शन में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेट रिएक्शन क्या बच जाएगा, देख लो भाई। तो एक तो लेड यहाँ पे है, वो लेड आ जाएगा यहाँ पे Pb, फिर यहाँ क्या है PbO2, फिर क्या आ जाएगा देखो जरा, SO4 - 2 यहाँ पे है, SO4 - 2 यहाँ पे है, तो 2 SO4 - 2 और 4H+ आ जाएंगे, तो 4H+ प्लस 2 SO4 - 2। ठीक है, तो PbO2 4H+ और 2 SO4 - 2, यहाँ पे 2 PbSO4 आ जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात यहाँ पे आने वाला है, दिखाता हूँ मैं तुमको। 2 PbSO4 भी आ जाएगा और यहाँ पे 2 वाटर। ये एक सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का लेड PbSO4 लेड सल्फेट जो होता है वो व्हाइट सॉलिड होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसको तुम देखते होगे अगर बैटरा घर में होगा तो देखते हो पुराना बैटरा हो जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर व्हाइट कलर का डिपोजिशन हो जाता है। व्हाट इज दैट, दिस इज बेसिकली लेड सल्फेट। तो जो व्हाइट है वो क्या है बच्चों, लेड सल्फेट है। वो वाटर डिजॉल्व होता है, पानी डाल के आप उसको साफ भी करके हटा सकते हो, उसको वाटर में डिजॉल्व हो जाता है ये। ठीक है,
अब यहां पे जो मैं खास बात बोलना चाह रहा था वो क्या है, ध्यान देना। खास बात मैं क्या बोलना चाह रहा था, खास बात ये है, देखो यहां पे देखो यहां पे देखो मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे सल्फेट है, ठीक है, और यहां पे देखो अगर मैं बात करूं 4H+ और यहां पे SO4-2, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज बेसिकली 2H2SO4 कह सकता हूं। देखो जरा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूं 4H+ + 2SO4-2, तो यहां पे क्या हो गया 2H2SO4। अगर ये 2H2SO4 है और इस 2H2SO4 के रिस्पेक्ट में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या हो रहा है, गेन, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो H2SO4 का n फैक्टर जनरली 2 होता है। फिर से बोल रहा हूं, H2SO4 का n फैक्टर जनरली 2 होता है, लेकिन यहां पे देखो 2 H2SO4 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एक काफी खास बात हो रहा है कि n फैक्टर फॉर H2SO4, याद रखिएगा, n फैक्टर फॉर H2SO4 इन लेड स्टोरेज बैटरी विल बी 1, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था n फैक्टर के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक मोल के रिस्पेक्ट में, एक मोल के रिस्पेक्ट में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है दैट इज कॉल्ड n फैक्टर। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक मोल के रिस्पेक्ट में 1 का हो रहा है, तो 2 के रिस्पेक्ट में यहां पे 2 का हो रहा है, 2 के रिस्पेक्ट में यहां पे 2 का इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 का हो जाएगा, इसलिए n फैक्टर 1 हो जाएगा। उसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा था, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, यह वह रिएक्शन है जब बैटरी मेरा वर्किंग है, जब बैटरी मेरा काम कर रहा है, जब लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है और यह बैटरी ऑपरेटिंग है और उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यह जो रिएक्शन है, यह वह रिएक्शन है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। डिस्चार्जिंग मीन्स इसके होने से बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा। ऑब्वियस भाई, ऑब्वियस होना ही है, क्यों होना है, यानी कि बैटरी इन यूज है। डिस्चार्जिंग रिएक्शन मतलब क्या है, बैटरी इन यूज, बैटरी इन यूज है ना, तो बैटरी इन यूज है। अब अगर बैटरी इन यूज है तो ये ऐसा सीन चल रहा है। अब अगर बैटरी इन यूज की जगह पे क्या लगे कि बैटरी को चार्ज करना पड़े, बैटरी डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, बैटरी अगर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है तब कौन सा काम करेंगे, देखते हैं फटाफट। तो रिचार्जिंग का रिएक्शन देखें, रिचार्जिंग मींस जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा और उसको हमको चार्ज करना पड़ेगा, तो रिचार्जिंग का रिएक्शन क्या होगा, रिचार्जिंग का रिएक्शन क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, व्हेन बैटरी इज जब बैटरी क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है तब कौन सा रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले एट एनोड देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था रिचार्जिंग का रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, बस करना क्या है, जो कैथोड पर का रिएक्शन होगा, या फिर तुम कह सकते हो कैथोड पर का रिएक्शन और एनोड पर का रिएक्शन को जब मैं ऑपोजिट करंट प्रोवाइड करूंगा तो सारे रिएक्शन उलट जाएंगे। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसको मैं अगर उलट दूं तो क्या होने लगेगा, रिडक्शन, और अगर रिडक्शन की बात करें तो ये कहां चला जाएगा, कैथोड पे। यानी कि अगर हम बात करें रिचार्जिंग रिएक्शन का, तो एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो एनोड का उल्टा रिएक्शन, यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन यहां पे चला जाएगा। मींस अब इसका उल्टा लिख दूं यहां पे, तो अगर तुमको ये याद है तो मैं देखो देख के लिख देता हूं, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb + SO4-2, सो इजी है ना। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और मुझे इसका एनोड पर का रिएक्शन लिखना है रिचार्जिंग का, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन को हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा एट एनोड का रिएक्शन। हम रिएक्शन लिखते हैं, दिस इज PbSO4 + 4H2H2O गिव्स, क्या हो जाएगा बच्चों,
PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एनोड पर का रिएक्शन है और ये अपना कैथोड पर का रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर बच्चों नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अब नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये है अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, यानी कि यह रिएक्शन तब होगा जब बैटरी इन यूज होगा। यह रिएक्शन कब होगा, जब बैटरी इन यूज होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज कर रहा होगा। और इसी का उल्टा कर दें, वही लिख लो भाई, तो क्या हो जाएगा देखो 2PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा 2H2O, क्या बन जाएंगे देखो बच्चों, यहां क्या हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस 2। तो ये अपने रिएक्शन हो गए जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा और उसको जब तुम रिचार्ज करना चाहोगे, फिर से उसको चार्ज करोगे, तो यही रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन तुमने यहां पे किया उसका उल्टा सारा रिएक्शन यहां हो रहा है। जो यहां एनोड पे रिएक्शन हुआ इसका उल्टा कैथोड पे होगा, जो रिएक्शन यहां कैथोड पे हुआ इसका उल्टा यहां पे एनोड पे होगा। तो ये रहा डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, ये हुआ चार्जिंग का या रिचार्जिंग का रिएक्शन। वो बैटरी इन यूज का रिएक्शन, ये बैटरी व्हेन डिस्चार्ज का रिएक्शन। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रू फॉर लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज इन यूज। यानी कि बैटरी का यूज हो रहा है, बैटरी यूज हो रहा है मतलब वो करंट जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। या फिर इसको तुम कह सकते हो यहां पे किसके साथ काम कर रहा है, ये गैल्वेनिक सेल कैसा काम कर रहा है भाई, गैल्वेनिक सेल कैसा काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन तब हो रहा है जब बाहर से तुम करंट दे रहे हो, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब इसका जो डेल जी होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यह जो रिएक्शन होगा जस्ट लाइक इस समय बैटरी किसके साथ काम कर रहा होगा, यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम कर रहा होगा। तो याद रखिएगा एक ही अपैरेटस है, एक ही डिवाइस तुम्हारे पास घर में है, जब वह यूज हो रहा है तो वो गैल्वेनिक सेल कैसा काम कर रहा है, और जब वह डिस्चार्ज हो गया तो उसको रिचार्ज करोगे। और जब वो रिचार्जिंग मोड पे आया, जैसे लाइट आया वो रिचार्ज होने लगा, और जैसे वो रिचार्ज होने लगा तो वो किसके साथ बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा। तो एक ही अपैरेटस जो आपके घर में है वो कभी गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल कर रहे हो जब लाइट नहीं है, और जैसे लाइट तुम्हारे घर में आ जाता है, एक्सटर्नल लाइट करंट आ जाती है तुम्हारे घर में बाहर से, तो वही अपैरेटस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा काम करने लगता है। सिंपल, जब बैटरी यूज हो रहा है तो गैल्वेनिक सेल, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया है यानी कि जब चार्जिंग मोड पे है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब जनरली हम बात करते हैं जो बैटरी होती है उसका जो पोटेंशियल होता है, उसका जो एक इलेक्ट्रोड होता है, जैसे तुमको मैंने बताया था एक पेयर 1 प्लस 1 माइनस का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 वोल्ट का होता है। जैसे मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने टोटल 6 इलेक्ट्रोड्स बनाए थे, 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। तो अगर 2-2 वोल्ट का हर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो टोटल करंट 6 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन अगर तुमसे आता है 5 पोटेंशियल डिफरेंस का या 5 वोल्ट का तुम्हें क्या बनाना है, बैटरा बनाना है, 5 वोल्ट का बैटरा बनाना है, तो तुम्हें कितने प्लेट लगाने पड़ेंगे बताओ, तो तुम्हें 5 जोड़ा प्लेट लगाना पड़ेगा, यानी कि 5 कैथोड और 5 एनोड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल 10 प्लेट का बैटरी हो गया। तो अगर कोई बोलता है ये 10 प्लेट का बैटरी है, मतलब 10 वोल्ट का बैटरी हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 प्लेट का बैटरी मतलब 5 पेयर मतलब 2 वोल्ट का 1 पेयर, तो 5 पेयर का 10 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहां पे ईएमएफ कितना होता है, याद रखिएगा इसको, ईएमएफ क्या होता है 2 वोल्ट पर पेयर, 2 वोल्ट पर पेयर। इसका मतलब फॉर 10 वोल्ट
10 वोल्ट का तुमको बैटरा बनाना है तो कितने प्लेट चाहिए? तो तुमको 5 पेयर प्लेट चाहिए होगा, 5 पेयर प्लेट्स, लेड प्लेट्स, 5 पेयर लेड प्लेट्स चाहिए, जिसमें से 5 कैथोड हो जाएंगे, 5 एनोड, मतलब टोटल 10 प्लेट्स चाहिए, 5 कैथोड 5 एनोड के, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूजेस क्या हो गया इसका? ऑटोमोबाइल्स, कार वार में जो बैटरियां होती है वो यही होती है, ऑटोमोबाइल्स। और कहाँ हो सकता है बच्चों? घर में जो इन्वर्टर में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर में, ETC, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिचार्जिंग रिएक्शन मतलब जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया है तब। और ये हो गया डिस्चार्जिंग रिएक्शन मतलब जब बैटरी यूज हो रहा है, यानी गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल हो रहा है, उसका ΔG नेगेटिव है, इसका ΔG पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिए। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होता है पर पेयर, इसका मतलब 6 वोल्ट बनाने के लिए 3 पेयर और 10 वोल्ट का बैटरी बनाने के लिए 5 पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में, इस तरह से, ठीक है। सो नोट किया जाए। तो जरा देखो 86 में क्वेश्चन आया था, ऐसे तो काफी पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने का है। तो देखो चलो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं, तुम लोग को समझ में आ जाए। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ lead storage battery, the density of sulfuric acid fell from 1.294 gram per ml to 1.139 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये दो ग्राम पर ml क्या है? डेंसिटी है। कहा जा रहा है कि लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्ज जब हो रहा है, डिस्चार्ज समझ में तुम लोग बताया था मैं, डिस्चार्ज का रिएक्शन जब हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है ये 1.294 से कहां से घट के कहां चला गया? 1.139 ग्राम पर ml चला गया। यानी कि शुरुआत में डेंसिटी कितनी थी, यानी कि D1 कितना था? पहले शुरू में था 1.294 ग्राम पर ml, जो घट के कहां चला गया? 1.139 ग्राम पर ml घटकर चला गया, ठीक है। ये कहानी है। अब क्या कहता है? सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1.294 ग्राम पर ml वाज 39% बाय मास। अब इसके बारे में कहा जा रहा है जब उसका डेंसिटी इतना था तो उसका कंसंट्रेशन दिया गया है बच्चों। कंसंट्रेशन तुम लोग को पढ़ाया था मैंने सॉल्यूशन में, क्या पढ़ाया था? 39% बाय मास, यानी कि क्या है? W/W का ये कंसंट्रेशन है, तो कहा गया वो 39% बाय मास था। अभी मैंने ऐसे लिखाया भी था कि जनरली जो H2SO4 का जो कंसंट्रेशन होता है वो 38% बाय मास होता है ना। और इसका क्या कहा जा रहा है? 39% बाय मास, वाइल एसिड ऑफ डेंसिटी 1.139 ग्राम पर ml कंटेन्स 20% एसिड बाय वेट। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? इस जब जो डेंसिटी था वो घट के यहां पहुंचा तो कंसंट्रेशन अब हो चुका है, कितना हो चुका है? 20% बाय मास। तो कितना क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है? द बैटरी होल्ड्स 3.5 लीटर ऑफ एसिड एंड वैल्यू रिमेन्स प्रैक्टिकली सेम थ्रू द डिस्चार्ज। अब क्या कह रहा है? शुरू में जितना वॉल्यूम था एसिड का, बाद में भी एसिड का वॉल्यूम उतना ही किया गया है। यानी कि थ्रू आउट जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या लिया जा रहा है? वो है 3.5 लीटर लिया जा रहा है। डेटा लिख रहा हूं पहले मैं, फिर क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द, अब यहां से क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एम्पियर आवर। अब यहां से क्वेश्चन देखो आया है, क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ एम्पियर आवर, नंबर ऑफ एम्पियर आर आपसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहले, भाई एम्पियर आर क्या होता है? तो देखो एम्पियर किसका यूनिट है भाई? एम्पियर किसका यूनिट है? हाँ, करंट का यूनिट है ना। और आर किसका यूनिट है? बोलो, टाइम का यूनिट है ना। और देखो इसके बीच में कौन है? मल्टीप्लीकेशन है। तो बताओ तो ये क्या होता है? I इंटू टी का फॉर्मूला कहाँ होता है? बताओ तो, ये तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया ना एक तरह से।
तो एक तरह से तुमसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है, क्योंकि एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जनरली आप लोग कौन सा यूनिट पढ़ते हो, कूलम। तो कूलम कब पढ़ते हो, जब टाइम क्या हो, सेकंड में हो, और करंट किस में हो, एम्पियर में। तो एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलम कह देते हैं। एम्पियर सेकंड को क्या कह देते हैं हम लोग, कूलम। तो कहते क्या है कि अगर इसको हम लोग कह दें दिस इज एम्पियर पर सेकंड या एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड कहो या और कूलम कहो, बात एक ही होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अगर मुझे एम्पियर सेकंड निकल चुका है और मुझे एम्पियर आवर निकालना है, तो एम्पियर सेकंड से अगर मुझे एम्पियर आर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट कर जाएगा, और फर्दर 60 से डिवाइड करोगे तो आर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एम्पियर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर आर बनाने के लिए हमें एम्पियर सेकेंड में 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एम्पियर आर। अब एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यू इन कूलम, दिस इज क्यू इन कूलम डिवाइडेड बाय 3600। तो अब देखो तुमको ये पता चल चुका है क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है ना। अब क्वेश्चन सिंपली क्या निकालना है, क्यू निकाल लेना है। अब क्यू निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो इस पूरे सीन में क्यू निकालना है। ठीक है, आई थिंक ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आईटी में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से बन जाता है ये। तो अब मुझे क्या करना है, हर हाल में मुझे क्या निकालना है, Q की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये कंसंट्रेशन था और ये बिकॉज कंसंट्रेशन यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज बाय मास में। तो एक काम करते हैं, इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको मोलैरिटी में कहें, मोलैरिटी 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होता है, हम लोग तुम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 10xd, या फिर ऐसे लिख दो, तुमको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। जैसे तुमको मैं लिखता हूं परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, x। परसेंटेज W क्या कह दिया मैंने, अगर x कह दिया, इसको किस में बदलना है, मोलैरिटी बदलना है। तो सबसे पहले तो तुम उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल बदलना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कहें, मान लो x% W बाय W तुमको दिया है, इसका मोलैरिटी, तो x% W बाय W का क्या मतलब होता है, पहले इसका मतलब क्या हो गया, वेट हो गया कितना, x ग्राम, और सॉल्यूशन कितना हो गया, तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन 100 ग्राम। इसका मतलब क्या, 100 ग्राम मतलब क्या हो गया, कितना वॉल्यूम हो गया इसका बताओ, 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इतना हो गया इसका इतना हो गया मिलीलीटर। अब सॉल्यूशन तुम्हारे पास इतना मिलीलीटर हो गया। अब वेट को मोल में चाहिए तो x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो, ये हो गया इतना मोल। अब तुम्हें मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल x बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंटू 1000, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 100 इंटू डी, है ना। और यहां से तुम काटोगे तो क्या आ जाएगा, 10xd बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्या आ जाएगा, 10xd बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कहाँ पे, जब तुम लोगों को कंसंट्रेशन चेंज की बात मैं कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसका मोलैरिटी चेंज निकाल लो, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका M1 निकालें, इसलिए ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला काइंड ऑफ हो गया, इसको याद रखिएगा। तो M1 निकाल लेते हैं, तो M1 क्या हो जाएगा, तो 10 की जगह पे 10, x की जगह पे क्या हो जाएगा 39,
और डी की जगह पे क्या हो जाएगा 1.294 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे क्या होगा H2SO4 का 98, ये हो गया। तो 10xd बाय मॉलिक्यूलर वेट। M2 क्या हो जाएगा भाई, उसे 10x कितना हो जाएगा बच्चों 20 और d कितना हो जाएगा बच्चों 1.139, अब बाय कितना हो जाएगा 98। तो ये हो जाएगा M1 M2। अब ये तो शुरू में ये था, बाद में ये हो गया, तो मुझे ये पता करना है कि आखिर कितना मोल गया है। तो मैं क्या करता हूं, मोलैरिटी का डिफरेंस निकालता हूं, क्योंकि कितना मोल का यूज हुआ उसी के हिसाब तो यहां पे चार्ज लगा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना मोल H2SO4 खर्च हुआ है मुझे वो पता करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल निकालूंगा मैं, किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 यूज्ड, कितना यूज हुआ। तो कितना, पहले कितना मोलैरिटी था, पहले मोलैरिटी था कितना M2 M1, इससे अब बच कितना गया M2, तो खर्च कितना हुआ M1 माइनस M2। तो जो मोलैरिटी का चेंज आया इतना से आया, और वॉल्यूम थ्रू आउट कितना था 3.5 लीटर। तो मोलैरिटी को अगर वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ मोल निकलता है। तुम लोग को पता होगा, क्या पता है, नंबर ऑफ मोल बराबर सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया। तो शुरू में मोलैरिटी ये था, बाद में ये हो गया, तो चेंज कितने का हुआ M1 माइनस M2 का, और वॉल्यूम कितना हो गया 3.5 लीटर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 यूज निकल गया। अब अगर मुझे H2SO4 मोल का यूज निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, कितना कूलम मुझे, तो कूलम निकाल सकते हैं अगर मुझे फैराडे लग जाए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने पढ़ाया था क्या, कि नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पढ़ाया था तुम लोगों को बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन था। और नंबर ऑफ फैराडे को निकालना है तो कूलम में जब चार्ज हो तो 96500 से डिवाइड कर दो, इसको इक्वलाइज कर दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n फैक्टर इनटू मोल, ठीक है। अब मुझे Q की वैल्यू तो मुझे निकालनी ही है, और 96500 से डिवाइड करना है मुझे, अब बनने वाला है। मोल किसका, मोल कितना हो गया, तो M1 माइनस M2, इसको लिख देते हैं। M1 का वैल्यू तुमको यहां से निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन से, M2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेशन से तुमको निकालना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू आप यहां रख दो, M1 माइनस M2 इंटू 3.5, और यहां पे क्या हो रहा है n फैक्टर। अब यहां पे n फैक्टर चूंकि H2SO4 है, तो जनरली लोग क्या करेंगे ना, n फैक्टर 2 ले लेंगे, और यहीं पर हो गई गलती। अभी जस्ट मैंने कहा था बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये, क्या अभी मैंने पीछे बताया था H2SO4 का n फैक्टर जनरली 2 होता है, लेकिन यहां पे 2 H2SO4 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, और एक इसका n फैक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो एक H2SO4 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब H2SO4 का n फैक्टर 1 होगा। और यहीं पे कहीं आबादी यहां पे गलती करेगी, तो भारी आबादी क्या होगी, यहीं पे गलती करेगी, क्योंकि H2SO4 का वेल नोन है 2 n फैक्टर होता है, लेकिन ये खास लेड स्टोरेज बैटरी में n फैक्टर 1 होता है। और इसी पे एक क्वेश्चन 1986 में बनाया भी गया था, और इसी क्वेश्चन को मैंने जो बनवाया है उसके पीछे का रीजन बस यही था, बस उस पॉइंट को डिस्कस करना कि याद रहे ये चीज, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, M1 अपने को पता है, M2 अपने को पता है, और Q यहां से आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। अब Q आपका यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप Q की वैल्यू को यहां पे रख दो। अब Q की वैल्यू को यहां रख दोगे तो जो आंसर आएगा, इस Q को उठा करके यहां पे रख दीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको। देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, सेकेंडरी सेल का बच्चों। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या था, निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। सिंपली हम लोग निकेल कैडमियम सेल भी कह सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है देख लें। को
इसमें क्या किया गया है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में, स्टोरेज बैटरी में, यहाँ पे देखो ये जो एक लेयर बनाया गया है, इस लेयर को कैथोड कह रहे हैं। ये जो भी कैथोड एनोड की जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो तब की है जब हम इसको किसके साथ काम कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट बनाया है, इसको हम लोग एनोड कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन है, कैडमियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, निकल ऑक्साइड है इमर्स्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, दिस इज व्हाट, दिस इज KOH मॉइस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। रिएक्शन देख लें पहले। तो रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड पे क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते बच्चों, ये जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन है, ऑब्वियस है डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है या फिर बैटरी इन यूज का रिएक्शन है। डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है और बैटरी इन यूज का रिएक्शन है। जब बैटरी क्या हो रहा है बच्चों, यूज हो रहा है, बैटरी इन यूज, तो बैटरी तो डिस्चार्ज ही हो रहा होगा, बैटरी इन यूज। या फिर कह सकते हो जब किसके साथ बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है तुम्हारा गैल्वेनिक सेल के जैसा। किसके साथ बिहेव कर रहा है, और गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ये गैल्वेनिक सेल कैसा बिहेव करेगा। डिस्चार्जिंग मोड पे है, बैटरी इन्वॉल्व हो, बैटरी इन यूज है, और या फिर गैल्वेनिक सेल का इस्तेमाल कहा जा रहा है। तो एट एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे अपने को कैडमियम है, कैडमियम सॉलिड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आपको KOH मौजूद है तो वहाँ से OH माइनस ले लेगा और ये बन जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर जाएगा। वही हम लोग बात करें एट कैथोड का, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे अपना क्या है, कैथोड पे निकल ऑक्साइड है NiO2 है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मॉइस्ट KOH है, तो यहाँ वाटर मिल जाएगा, जिससे यहाँ से फिर से निकल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अब प्लस OH माइनस, ठीक है। अब इसको तुम अगर बैलेंस कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 2 to 4 2 to 4 हाइड्रोजन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 OH यहाँ तो बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस करने के, 2 नेगेटिव उधर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग नेट रिएक्शन, ये क्या हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये क्या हो गया अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देख लें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा CD नेट रिडॉक्स रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, CD सॉलिड प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिव्स क्या हो जाएगा, CdOH होल 2 प्लस NiOH होल 2। ये है अपना नेट रिडॉक्स रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, यानी कि इसका जो डेल जी होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन कब का है, जब बैटरी इन यूज है, जब बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, यानी गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन है, तभी तो डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ठीक है। और इसके द्वारा जो EMF क्रिएट होता है, व्हाट इज दैट, दिस इज इक्वल टू अबाउट 1.4 वोल्ट, ये 1.4 वोल्ट का है। और यहाँ देखो जैसे मान लो ये 3 कॉम्बिनेशन है, ये क्या हो गया कैथोड, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो गया एनोड, उसी तरह से फिर से 3 कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह 3 का कॉम्बिनेशन करते हुए बैटरी का विड्थ भी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो अपने को मैंने एक सेट के ऊपर काम किया है, एक कैथोड, एक एनोड और इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन पे,
ठीक है, तो ये रहा किसका रिएक्शन बच्चों, जब बॉडी डिस्चार्ज कर रहा है, जब तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है। अब बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया तो अब बारी क्या हो जाएगी, अब उसको तुमको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करते समय कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो तुमको पहले ही बता चुका हूं, चार्ज के लिए तुमको रिएक्शन लिखना हो तुम लोग क्या होगा। अगर चार्जिंग का रिएक्शन लिखें, चार्जिंग का रिएक्शन, चार्जिंग का रिएक्शन लिखें, या फिर बैटरी व्हेन डिस्चार्ज्ड, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तो डिस्चार्ज हो चुका है तो चार्ज करने की जरूरत है। जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, यूज में नहीं है, तो फिर ये किसके साथ काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऐसा काम करेगा। मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, अब फिर से जाकर के यानी कि बाहर से करंट तुम प्रोवाइड करोगे, फिर ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो जो जहां से तुम्हारा आउट हुआ था फिर वहां पे जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे वाटर ही जो है कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, वाटर ही जो है थोड़ा, अगर बैटरी थोड़ा गर्म हो जाए तो वाटर का ही थोड़ा एक लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अदरवाइज सारा का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके कारण ये जो बैटरी बनता है वो हाईली एफिशिएंट बैटरी होगा, इसके भी वोल्टेज में ज़्यादा का चेंजिंग नहीं आता है, ये इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव बैटरी होता है। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो, ये एक्सपेंसिव इन नेचर होता है, एक्सपेंसिव होता है। एंड नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे रिटेन रहता है। अगर मान लो फिर से तुमको रिवर्ट करना है, तो रिवर्ट करना है तो क्या होगा, सारा कुछ रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एट एनोड क्या हो जाएगा, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो सबसे पहले देखो कैथोड का रिएक्शन रिवर्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, ऐसे रिवर्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर का रिएक्शन, एनोड पर का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस गिव्स क्या हो जाएगा, निकल ऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे क्या होगा, जो एनोड पर का रिएक्शन है वो रिवर्स करके पहुंच जाएगा, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और अगर मैं कैथोड कर दूं तो हो जाएगा रिडक्शन। तो उसको रिवर्स कर दूं तो रिडक्शन, रिडक्शन देखो देखो यहां पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैडमियम सॉलिड प्लस 2OH माइनस। अब यहां से नेट रिएक्शन लिख दो, तो जो नेट रिएक्शन होगा वो इस नेट रिएक्शन का रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स करके लिखते हैं, तो CdOH होल 2 प्लस निकल OH होल 2 गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैडमियम सॉलिड अब प्लस निकल ऑक्साइड अब प्लस 2 वाटर। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कब का है, जब बैटरी चार्जिंग मोड पे, जब बैटरी क्या है चार्जिंग मोड पे है। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत है इस सेल की क्या, कि यहाँ पे एक तो रिचार्जिंग हो रहा है, एक तो ये फायदा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी तरह का कोई लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिचार्जिंग का रिएक्शन लिखो कि डिस्चार्जिंग का रिएक्शन लिखो, बैटरी इन यूज का रिएक्शन लिखो या बैटरी व्हेन डिस्चार्ज हो गया है तब का रिएक्शन लिखो। तो ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हो, इसका यूजेस वाला भी लिख लो, कहाँ लिख सकते हो इसका यूजेस, इसका यूजेस कहाँ लिख सकते हो, कैलकुलेटर में कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कैमरा है उसमें आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो निकल कैडमियम सेल काफी एक्सपेंसिव भी होता है, इसका रीजन तो तुम लोग बता चुके, क्योंकि यहाँ के क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी चीजें होती है रिटेन ही रहती है, एक वाटर ही है जो थोड़ा सा इधर हो सकता है, अदरवाइज कोई गैस है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई गैस नहीं बन रहा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे कोई गैस नहीं बन रहा है। अब गैस नहीं बन रहा है तो किसी भी तरह का कोई कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आएगा। अब कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आएगा तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का चांस काफी कम हो जाएगा, और इसलिए काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। जो मटेरियल निकल के आते हैं इसलिए एक्सपेंसिव
थोड़ा सा कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो यूजेस में ले सकते हैं, कैलकुलेटर है, एडवांस कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, कैमरा में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेईई में आया हुआ था। 94 में कौन सा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन क्या कहता है? द एडिशन स्टोरेज सेल इज रिप्रेजेंटेड एज Fe सॉलिड, FeO सॉलिड, KOH aqueous, Ni2O3 सॉलिड, Na सॉलिड। द हाफ सेल रिएक्शंस आर। अब ये एडिशन सेल का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हाफ सेल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि Ni2O3 H2O 2 इलेक्ट्रॉन 2 NiO 2 OH माइनस, और उसका ई नॉट आपको दिया हुआ है 0.4 वोल्ट, और FeO H2O 2 इलेक्ट्रॉन Fe सॉलिड 2 OH माइनस, इसका ई नॉट दिया हुआ 0.87 वोल्ट, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज सेल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपको सेल रिएक्शन बताना है क्या होगा। तो सेल रिएक्शन कैसे बताते हैं? तो सेल रिएक्शन आपको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो देखो ये हो क्या रहा है, यहां देखो तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब कोई भी गेन करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? लॉस होता है या गेन होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये यानी कि ये दोनों जो वैल्यू दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। अब अपने को देखना है जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके साथ बिहेव करेगा? वो कैथोड के साथ बिहेव करेगा। और जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके साथ बिहेव करेगा? एनोड के साथ बिहेव करेगा। तो हम लोग जानते हैं जिसका ई नॉट ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड के साथ बिहेव करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड के साथ बिहेव करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एट एनोड अब क्या हो जाएगा। तो एट एनोड क्या हो जाएगा? तो एनोड पे तो ये रिएक्शन होने वाला है क्योंकि इसका ई नॉट कम है। तो अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन ये रिएक्शन लिखा हुआ है रिडक्शन का, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे हम लोग। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? देखो Fe सॉलिड प्लस 2OH माइनस गिव्स क्या हो जाएगा बच्चों? FeO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे तो यही होना है, एट कैथोड। कैथोड पे तो यही होगा, सेम रिडक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज Ni2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स क्या हो जाएगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दें, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा? 2 NiO सॉलिड प्लस 2 OH माइनस हो गया। अब इसको आप, इसका ई नॉट क्या हो जाएगा? चूंकि रिएक्शन को रिवर्ट किए हैं तो इसका ई नॉट हो जाएगा ई नॉट इक्वल्स टू प्लस 0.87 वोल्ट हो जाएगा। और इसका ई नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी ये क्या हो जाएगा? ये तो यही रह जाएगा, इसको रिवर्ट किए नहीं हो, दिस इज 0.4 वोल्ट। अब इसी रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन होगा दिस इज सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया, यहाँ पे देखो 2OH माइनस भी खत्म हो जाएंगे, वाटर भी खत्म हो जा रहा है। तो नेट रिएक्शन क्या हो जा रहा है? देखो Fe सॉलिड प्लस Ni2O3 सॉलिड गिव्स, यहाँ क्या हो जाएगा? FeO सॉलिड प्लस 2 NiO सॉलिड, ठीक है। और इसी का जो नेट रिएक्शन होगा जिसको, इसका जो नेट ई नॉट होगा इसको ई नॉट सेल कह सकते हैं हम लोग बच्चों। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? जब देखो यहाँ पे लॉस गेन बराबर है और सेल रिएक्शन है ये, तो सेल रिएक्शन के बारे में बताया था, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस कुड बी 7 2 1, तो 1.27 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज सेल रिएक्शन? तो ये हो गया अपने पहला क्वेश्चन का जवाब, ये वाला। तो दिस इज ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज सेल ईएमएफ? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन जवाब नंबर 2। ये हो गया सेल ईएमएफ, जवाब नंबर 2। तीसरा क्या है? हाउ डज इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ KOH? देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में कहीं भी OH है क्या? तो कहीं भी OH नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ OH से कोई फायदा होने वाला नहीं। जितना OH यहाँ कंज्यूम हो रहा है उतना ही OH रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। तो जितना लॉस गेन OH का है वो बराबर हो जा रहा है। तो KOH की कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो तीसरा सी का जवाब क्या हो जाएगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या? कंसंट्रेशन ऑफ
KOH, KOH के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आखिरी बात क्या लिखा हुआ है, अच्छा सी में यही होगा ना, ये तो उसका टेल क्वेश्चन था, तो ये हो गया बी का ही टेल क्वेश्चन था ये। और सी में क्या कह दे रहा है, देखो सी क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तुम लोग बताया था मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा जी नॉट, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है तो डेल्टा जी नॉट निकालना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ NI2O3। तो यहाँ पे देखो 1 मोल के हिसाब से निकालना है, देखो 1 मोल के हिसाब से, तो 1 मोल के हिसाब से निकालना है तो हमको अपना आयन फैक्टर इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा जी नॉट होगा माइनस NFE, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, तो 1 NI2O3 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो तो n फैक्टर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -2 इंटू फैराडे कांस्टेंट N696 500 और E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल कह दो इसको, तो डेल जी सेल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ई सेल, क्या हो जाएगा ई नॉट सेल 127 वोल्ट, तो ये हो जाएगा टोटल, इसको कैलकुलेट कर दो, दिस विल बी द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ NI2O3। अगर यही पे अगर 2 मोल ऑफ करना पड़ता तो ये तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते इस पूरी वैल्यू को, तो 2 के लिए आ जाता, ठीक है। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि 1 मोल के लिए n फैक्टर 2 है, तो 2 मोल के लिए n फैक्टर 4 हो जाता, वैसे भी हम लोग आंसर कर सकते थे, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट किया जाए। तो हम लोग देख लिए, तो हम लोग ने देखा क्या, पहला तो देख लिया प्राइमरी सेल क्या है, दूसरा देख लिया सेकेंडरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल में 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, एक तो ड्राई सेल का एग्जाम्पल देख लिया, फिर हम लोग मर्करी सेल देख लिए, फिर हम लोग देख लिए क्या सेकेंडरी सेल में एक तो लेड स्टोरेज बैटरी हम लोगों ने देख लिया, और फिर निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी भी देख लिया, और फिर जेई के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने देखा क्या, एडिशन सेल भी हम लोगों ने देख लिया। एडिशन सेल भी अब इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि एक बार जेई में पूछ चुका है, तो हो सकता है जेई में दोबारा रिपीट कर दे और इस बार सेल रिएक्शन ना दे, तो सेल रिएक्शन उसका आप याद करके रखो, ये एक एडवाइस के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्यूल सेल, तीसरा और आखिरी फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें जो फ्यूल्स होते हैं जैसे H2, फिर आगे आपको मीथेन, फिर आपको हो गया मिथाइल अल्कोहल, इस तरह के जो भी फ्यूल्स होते हैं उसको हम लोग O2 जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूल सेल्स में। तो जनरली ये क्या होता है, इट इज़ ए गैल्वेनिक सेल, इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल तो होना ही है क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। इट इज़ ए गैल्वेनिक सेल in which chemical energy evolved, कन्वर्टेड कर दो, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी ड्यू टू कर दिया जाए, है ना, ड्यू टू फ्यूल। फ्यूल में क्या क्या आ गया, जैसे हाइड्रोजन गैस आ गया, आपको मीथेन गैस आ सकता है, आपको मिथेनॉल आ सकता है, ये सब फ्यूल्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना। आजकल तो हाइड्रोजन इंजन बन रहा है, तो ड्यू टू फ्यूल विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप जनरली हम लोग O2 का इस्तेमाल करते हैं, converted into the electrical energy, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली ऑक्सीजन के साथ। जो हम लोग के रेंज में जो फ्यूल सेल पढ़ना है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो अपना सिलेबस है मोस्ट पॉपुलर।
मोस्ट पॉपुलर फ्यूल सेल कौन हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, एक बात तुम लोग को बता दूं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं क्या कि जिन लोग को लगता है क्या H2 CH4 CH3 COH ये सब क्या कर रहे हैं, O2 से रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, O2 से इनका कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शंस नहीं है। तो बहुत लोग इसको कंबसन बोल देते हैं, जो कि गलत है। तो कंबसन या फिर बर्निंग ये नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंबसन या बर्निंग नहीं हो रहा है, इसको याद रखिएगा। नो कंबसन एंड बर्निंग। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है भाई कि सर ये कंबसन या बर्निंग क्यों नहीं है? कोई कंबसन में तो O2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं गिवन कंपोनेंट्स का। तो ये कंबसन या बर्निंग इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कंबसन बर्निंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। मींस H2 और O2 डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराते तब उसको हम लोग कंबसन कह सकते थे। अब H2 और O2 दोनों को हम लोग पास करेंगे, एक जाएगा कैथोड पे, एक जाएगा एनोड पे, दोनों अपना अपना इंडिविजुअल रिएक्शन करेगा, और दोनों आपस में जाकर सेल्फ रिएक्शन करेंगे नहीं। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये कंबसन नहीं है। तो जनरली कई बुक्स में इसे कंबसन लिखा जाता है या फिर इसे बर्निंग लिखा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। तो इसको एकदम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम लोगों को सिखाया कि फ्यूल सेल में किसी तरह का कोई भी कंबसन या बर्निंग वाली कोई बात नहीं होती। कंबसन और बर्निंग में डिफरेंस नहीं है, कंबसन और बर्निंग एक ही चीज है, बस बर्निंग में एक बात हो जाता है, उसमें फ्लेम निकलने लगते हैं। तो बर्निंग क्या है? कंबसन विथ फ्लेम। फ्लेम के साथ जब कंबसन होता है तो उसको हम लोग बर्निंग कहते हैं। तो कंबसन या बर्निंग कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन आपस में नहीं हो रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग जाकर रिएक्शन करेंगे, वो मैं तुम लोग को अभी जस्ट दिखाऊंगा। तो ये बातें आप लोग एकदम याद रखेंगे कि यहाँ पे कंबसन या फिर बर्निंग नहीं हो रहा है किसी भी फ्यूल का। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं किसका, H2O2 फ्यूल सेल। तो हम लोग का सिलेबस भी यही था, एक ही फ्यूल सेल हम लोग को पढ़ना है, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये क्वेश्चन आप लोग को आता भी है, बोर्ड में भी आता है, जब ध्यान से देखें। तो हम लोग देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में देखें, इसमें मैंने जो 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें मैंने ये एनोड के रूप में काम कर रहा है, जो पोरस कार्बन है, पोरस कार्बन का बना हुआ है, छिद्रयुक्त है, कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट प्लैटिनम सिल्वर। ये याद रखेंगे, फ्यूल सेल में जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है वो प्लैटिनम सिल्वर होता है। ऑब्वियस है, ये H2 गैस यहाँ से पास किया जा रहा है, तो कोई ना कोई उसको मेटल्स का सरफेस चाहिए। इन द सेम वे यहाँ भी है, यहाँ भी कोई कार्बन का पोरस यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। और यहाँ भी सेम वे कैटलिस्ट चाहिए, जो प्लैटिनम और सिल्वर है, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको KOH मिल रहा है, NOH मिल रहा है, और वाटर है यहाँ पे जो रिलीज कर रहा है। इसी वाटर के रिलीज होने के कारण अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन क्या होता है। तो अगर रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, H2 गैस यहाँ पे है, H2 गैस प्लस बेस आपके साथ क्या मिल रहा है, OH माइनस यहाँ से बन जाएगा H2O और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर जाएगा। इसको बैलेंस कर ले तो H2 2 यहाँ पे 2 करे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 वाटर। देखो भाई बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन कर दो 2। तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। अब बात करें एट कैथोड की, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो O2 गैस, तो O2 गैस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, तो O2 यहाँ पे गैस वाटर के प्रेजेंस से, तुम लोग को बताया था ना, वो O2 के वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं और फिर ये रिडक्शन रिएक्शन में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा किसका, OH
माइनस, ठीक है, OH माइनस। तो यहाँ पे कितने OH माइनस हो जाएंगे देखो, तो 4, तो 2 2 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, यहाँ बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब रिएक्शन को देखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दिस विल गॉन, ठीक है, और ये भी OH भी चला जाएगा। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा देखो जरा, तो यहाँ पे 2H2 है, वहाँ पे 4H2 हो जाएगा, 2 के मल्टीप्लिकेशन के कारण, तो हो जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस, और 2 वाटर इधर है, 4 वाटर इधर है ना, तो यहाँ बन जाएगा 2 वाटर, 2H2O लिक्विड। तो ये पूरा सीन है, दिस इज अ नेट रिएक्शन। तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रही है, तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में, कि जो नेट रिएक्शन हो रहा है उसमें वाटर इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब वाटर फाइनल प्रोडक्ट होने से क्या हो रहा है कि जब अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया गया था, तो क्या किया गया था, इसी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में साइंटिस्ट लोगों ने इस्तेमाल किया। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उनको एक सोर्स मिल गया वाटर का ना, तो एक एडिशनल सोर्स मिल गया था। तो एक तरह से देखा जाए दिस इज, और यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉल्यूशन वाली बात नहीं है, क्योंकि O2 और H2 गैस जब तक इसको मिलते रहेंगे तब तक ये रिएक्शन आराम से होता रहेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, और इफिशियंसी भी अबाउट 60 to 70% है। तो हमेशा 2-3 पॉइंट इसका याद रखें, इसकी एफिशिएंसी जो है, इसकी एफिशिएंसी 60% to 70% है, ठीक है, और ये क्या होगा, नो पॉल्यूशन का हाउस करेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं है, नो पॉल्यूशन, ठीक है। और जब तक H2O2 हाई प्रेशर में इसको देते जाओगे तब तक ये रिएक्शन तुम्हारा होता जाएगा, कहीं भी कोई सीन यहाँ पे नहीं है कि सब सिंपल वे में काम होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि जो कैटलिस्ट है यहाँ पे लिया गया है वो काफ़ी कॉस्टली है, प्लेटिनम और सिल्वर, ये काफ़ी कैटलिस्ट जो है वो कॉस्टली कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं, अंडर हाई प्रेशर H2 gas and O2 gas will continue to give electricity, कंटिन्यू देता रहेगा, कोई इश्यूज नहीं है, बस H2O2 इसको प्रोवाइड करते रहिए, हाई प्रेशर में देता रहेगा। तो ये रहा कौन सा रिएक्शन, तो फ्यूल रिएक्शन। तो फ्यूल सेल का रिएक्शन ये रहा, कैथोड और एनोड पर का, और नेट रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको नोट कीजिए। तो आपने लिख लिया होगा। इसके कुछ एडवांटेज भी हो गए। तो एडवांटेज क्या हो गया, इससे तुमको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा, और जब तक तुम H2O2 देते रहोगे तब तक तुम्हें आराम से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी है, 60 to 70% है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है, लिख सकते हो। एक तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली है, ऊपर से KOH और NOH का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कोरोसिव हो सकता है। इतना महंगा इलेक्ट्रोलाइट है, हो सकता है कि वो कोरोसन काउज कर दे, मतलब रस्टिंग काउज कर दे, ठीक है। तो कोरोसन के भी चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। अब काफ़ी प्लेटिनम सिल्वर काफ़ी कॉस्टली भी है, तो काफ़ी कॉस्टली पैनल यहाँ काफ़ी कॉस्टली कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब 2-3 कुछ डिसएडवांटेज हो गए, 2-3 इसके कुछ एडवांटेज हो गए, तो उस बात को लिख लोगे। तो एडवांटेज में इसकी इफिशियंसी लिख सकते हो, पॉल्यूशन वाली बात लिख सकते हो, इसमें अंडर हाई प्रेशर पे H2O2 देते रहो तो तुमको एफिशिएंटली वाटर क्या कहते हैं H2O2 के कारण वाटर भी मिलता रहेगा और करंट भी मिलता रहेगा। और एक बात और है, इसका जो घाटा की बात करें कि डिसएडवांटेज की बात करें, तो कॉस्टली इलेक्ट्रोलाइट है, कोरोसिव इलेक्ट्रोलाइट हैं, और कॉस्टली इलेक्ट्रोड्स हैं जो कैटलिस्ट हैं। और एक बात और है कि हाई प्रेशर पे किसी गैस को कंट्रोल करना वो भी मुश्किल होता है ना, हाई प्रेशर पे। तो 3 बात लिख लोगे डिसएडवांटेज में, कॉस्टली, कोरोसिव, और अंडर हाई प्रेशर गैस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रहे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको आप लिख लेंगे। फ्यूल सेल का मेनली तो रिएक्शन अच्छे से याद रखो। तो ये खत्म होता है, बैटरी का फुल सीन खत्म होता है, बैटरी इज कंप्लीटली फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कोरोसन के साथ। कोरोसन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। एक बात और, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।